हेलो गाइस, आज देखेंगे 2 अगस्त 2021 के न्यूज़ आइटम्स। तो ये हैं आपके कुछ कंटेंट सेक्शन। सबसे पहला आ रहा है हमारा ई रूपी। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये जो लॉन्च किया है रिसेंटली ई रूपी, इसके बारे में देखेंगे। कई लोग बोल रहे हैं ये स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी है हमारे देश के अंदर, और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ई रूपी और डिजिटल करेंसी क्या है और क्या पर्पज़ इसका होगा। सेकेंड न्यूज़ आइटम आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है वो अभी अभी इंडिया को मिली है। तो इंडिया ने यूएनएससी के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। थर्ड न्यूज़ है हमारी अश्वगंधा। जो आपने सुना होगा कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी लोग इस अश्वगंधा की जो थेरेपेटिक अचीवमेंट्स हैं उसको सजेस्ट कर रहे थे फाइट कोविड-19। तो उसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स लंदन के अंदर उसको जो है कंडक्ट किया जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ न्यूज़ आ रही है हमारी गिलगित बल्तिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। इस पर्टिकुलर रीजन को अभी अभी पाकिस्तान ने अपना 5th नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। तो इंडिया को इससे काफ़ी ऑब्जेक्शन है, तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये पूरा का पूरा। और लास्ट जो न्यूज़ है वो आ रही है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो भी न्यूज़ में थी। तो उन 2 स्कीम्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है प्रेजेंट किए जा रहे हैं ड्रीम आईएएस एकेडमी की तरफ से, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम है वो है हमारी ई रूपी के बारे में। तो अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ई रूपी जो है इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसको लॉन्च किया है। तो पहले समझ लेते हैं लॉन्च करने वाली जो या डेवलप करने वाले इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ई रूपी का। तो देखिए हमारे देश में के अंदर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो और भी जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल, जिसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल ऐसे एसेट्स उन्होंने बनाए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जैसे रुपे कार्ड या फिर हमारा यूपीआई, ये सारा उन्होंने क्रिएट किया है। तो इन्होंने एनपीसीआई ने भी यही इसी को डेवलप किया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने भी ये पूरा का पूरा जो है इसको जो है वो किया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये दोनों, और इन दोनों ने मिलके ये ई रूपी जो है उसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसका जो वो मोटो यही है कि ये जो ई रूपी है ये काफ़ी पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ पर्सन स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये जो पेमेंट सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ उसी को ही ये मिलेगा जिसको पेमेंट चाहे तो मिल रही है या फिर वो पेमेंट कर रहा है, और पर्पस भी काफ़ी स्पेसिफिक होगा कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए ही ये पेमेंट कर सकता है। तो पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स जो है वो रन करती है, जिसके अंदर काफ़ी सब्सिडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं टू द बेनिफिशरीज़। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से फूड सब्सिडी आज बेनिफिशरीज़ के अकाउंट्स में डाली जाती है। अगर सपोज़ करो कि अनफॉर्चुनेटली ये फूड सब्सिडी वो बेनिफिशरी किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर ले रादर देन फूड के लिए यूज़ करे, तो उसमें क्या होगा कि सारी फैमिली का नुकसान हो सकता है। जैसे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फूड सब्सिडीज़ जो है डाइवर्ट की जाती हैं बाय द बेनिफिशियरी टू अदर नॉन फूड जो है चीज़ें, जैसे अल्कोहल और वो सारी चीज़ें, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। इसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि हम ऐसे वाउचर सिस्टम स्टार्ट करें जिसके अंदर रादर देन ट्रांसफरिंग कैश हम ऐसे वाउचर्स बना दें, और वो वाउचर्स जो हैं वो सिर्फ उसी बंदे को मिले जो उस वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशरीज़ हैं, और उस वाउचर को वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके जिस पर्पज़ के लिए वाउचर को इशू किया गया है। तो इस केस के अंदर जैसे फूड के लिए जो वाउचर इशू किया गया है उसी पर्पज़ के लिए वो वाउचर यूज़ किया जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो लीकेजेस बहुत कम हो जाएंगी, और जिस पर्पज़ के लिए वो सब्सिडी दी जा रही है, वो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वही पर्पज़ जो है फाइनली अचीव होगा। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पूरा का पूरा फिनोमिना होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा ई रूपी, हाउ इट विल वर्क। तो इसमें क्या होगा कि जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके फ़ोन में एक एसएमएस स्ट्रिंग या फिर एक क्यूआर कोड जो है वो डिलीवर किया जाएगा। अब
क्यूआर कोड तो जनरली हम स्मार्टफोन्स में हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो इवन एसएमएस के थ्रू भी आपको वो जो है वो मिल सकता है। और जो उस एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड के अंदर वो सब चीज़ें लिखी होंगी, वो मेंशन होंगी, वो इंस्क्रिप्ट होंगी कि भाई ये किस पर्पज़ के लिए क्यूआर कोड और कितने वैल्यू का ये क्यूआर कोड है जो इशू किया गया है। तो अल्टीमेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्री पेड गिफ्ट वाउचर की तरह आप काम करोगे और ये सिर्फ कुछ ही एक्सेप्टिंग सेंटर्स के ऊपर रिडीमेबल होगा और इसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई मोबाइल ऐप, कोई इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको सब्सिडी मिली है, फूड सब्सिडी मिली है किसी को, तो वो फूड सब्सिडी जो है वो क्यूआर कोड की फॉर्म में मिलेगी और सिर्फ राशन पीडीएस की दुकानों पे ही वो क्यूआर कोड चल सकेगा। और वो जो जैसे ही वो क्यूआर अपना फ़ोन लेके जाएगा और क्यूआर कोड दिखाएगा तो उसको जो भी उसका डिफाइंड राशन है वो उसको मिल जाएगा। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको इशू कौन करेगा? गवर्नमेंट ने बोला है इसको गवर्नमेंट एजेंसीज और इवन प्राइवेट सेक्टर जो है, कॉरपोरेट्स भी इसको इशू कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ पार्टनर बैंक्स बनाए हैं जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी और कॉरपोरेट जो है ये बैंक्स में जाएंगे, पैसा देंगे और उस पैसे के बेसिस के ऊपर इनको वो क्यूआर कोड्स इशू किए जाएंगे जो एक पर्टिकुलर पर्पस और पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेवलप किए गए हैं। और फाइनली ये क्यूआर कोड्स उन पर्सनस को भेज दिए जाएंगे और वो पर्सनस जो हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस, जिस पर्पस के लिए क्यूआर कोड डिज़ाइन किया गया है, जैसे फूड की राशन को परचेज़ करने के लिए वो डिफ़ाइन किया गया है, तो वो जाके वहाँ पे वो परचेज़ कर सकते हैं। ये बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर के बेसिस के ऊपर और वाउचर एलोकेटेड बाय अ बैंक टू अ सर्विस प्रोवाइडर इन द नेम ऑफ पर्सन वुड ओनली बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। तो सिर्फ उसी पर्सन को ही ये पूरा डिलीवर किया जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे बढ़िया बेनिफिट तो यही है कि लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि हमारे देश के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा लीकेजेस होती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे भेजती है तो उसमें से सिर्फ 10% पैसा ही एंड बेनिफिशियरी को मिलता है। तो अगर ऐसे वाउचर सिस्टम आ जाएंगे तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी को वो वाउचर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे उनके फ़ोन के ऊपर और फाइनली वो जो बेनिफिशियरी है उस वाउचर को सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है जिस पर्पज़ के लिए वो वाउचर जो है वो बना है। अब इसको जो गवर्नमेंट यूज़ करेगी वो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमारी न्यूट्रिशनल स्कीम्स हैं जैसे मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है या इवन फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर भी ये पूरा का पूरा इशू कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा ई रूपी है इसको प्राइवेट सेक्टर में भी इसको जो एक्सटेंड किया गया है और प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए और इवन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के लिए भी इन डिजिटल वाउचर्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी नहीं है। देखिए डिजिटल करेंसी अभी अभी पीछे आरबीआई का सर्कुलर आया था तो उन्होंने बोला था कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। देखिए डिजिटल करेंसी कोई कैश बैक करेंसी नहीं होती और सेपरेट एंटिटी होती है जो आरबीआई के लेजर में जो है उसको दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ई रूपी की, ये एक डेफिनेटली एक कैश बैक्ड इकोनॉमी है, कैश बैक्ड सिस्टम है। तो इस वजह से ये रादर देन क्लोजर टू डिजिटल करेंसी इट इज़ मोर क्लोजर टू वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ये ई रूपी जो कार्ड है ये क्या है और इसके क्या पर्पस हैं और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। अब आपको पता है जैसे यूएनएससी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके अंदर होता क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 हमारे जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इंडिया वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स है। और फिर ये 15 में से कभी कभी यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी होती है कि कौन यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनेगा उसकी भी इलेक्शंस होती रहती हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी एज्यूम की है और फ्रांस जो पहले प्रेसिडेंसी थे उसके बाद इंडिया हैज़ एज्यूम्ड यूएनएससी प्रेसिडेंट। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ जो आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। और इंडिया का 2 साल का टेन्योर कब शुरू हुआ था? जनवरी 2021 के अंदर और 2022 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा टेन्योर चलेगा। अब इंडिया का जो एजेंडा रहेगा ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर फोकस करेगा। सबसे पहले तो मैरीटाइम सिक्योरिटी। सो यानी कि आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारी जो सीज़ हैं तो उनके ऊपर काफ़ी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स गलत
जो है वो तरीके से उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को लॉज ऑफ द सीज को ओबलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इससे कंसर्न्ड है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाइना की एग्रेसिवनेस देखो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर, तो ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। फिर पीस कीपिंग के ऊपर फोकस रहेगा कि दुनिया में जितनी भी वॉर जोन्स हैं या जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी जो है वो सिविल वॉर या इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे किस हिसाब से पीस कीपिंग लेके आई जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर टेररिज्म का बहुत बड़ा एक मेजर इशू है, उसको कैसे जो है वो रिड्यूस किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए हमारे दुनिया में से, तो उसके ऊपर भी जो है ये फोकस करेंगे। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट है और इसका जो मेन पर्पस है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो ये करते कैसे हैं? ये काफ़ी पीस कीपिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं, ये इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाते हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर जो पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करें, एंड कई बारी ये मिलिट्री एक्शंस को भी ऑथराइज़ करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के थ्रू ये पूरा का पूरा जो किया जाता है। और इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू द मेंबर स्टेट्स, यानी कि डेफिनेटली जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स थर्ड न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है अश्वगंधा के बारे में। तो आपने जैसे अश्वगंधा के बारे में सुना होगा कि अश्वगंधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जब कोविड-19 की फर्स्ट या सेकंड वेव पीक पे चल रही थी और काफ़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन के एडवोकेट्स ये बोल रहे थे कि अश्वगंधा जो है उसको यूज़ किया जाए और ये ट्रीटमेंट के में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और काफ़ी लोगों को इसने हेल्प भी किया है एंड रिड्यूसिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एंड अदर काइंड ऑफ जो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उसको। तो अश्वगंधा हमारे देश के अंदर आयुर्वेदा का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसके काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। तो रिसेंटली एक अच्छी खबर ये आ रही है कि लंदन के एक इंस्टीट्यूट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ जो है कोलैबोरेट किया है कि वो एक क्लिनिकल ट्रायल्स कराएंगे अश्वगंधा के ऊपर कि उनका क्या रोल रह रहा है रिकवरी के अंदर जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, और ये कंडक्ट किए जाएंगे ऑलमोस्ट 2000 पार्टिसिपेंट्स में और 3 यूके सिटीज़ को जो है वो हाईलाइट किया गया है। लेसेस्टर, बर्मिंघम और लंदन के अंदर इसकी पूरी कंडक्ट होगी और ये पहली बार हुआ है कि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेट कर रहा है अश्वगंधा या ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स की एफिकेसी को जज करने के लिए। थोड़ा अश्वगंधा के बारे में देख लेते हैं। अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी भी बोला जाता है और इसके जो बेनिफिट्स देखे गए हैं वो है जैसे एनर्जी बूस्टिंग के पर्पज़ के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और डेफिनेटली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए। इसको कई बारी अडेप्टोजेन भी क्लासीफाई किया जाता है बिकॉज ये हेल्प करता है बॉडी को तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए और ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है, ब्लड शुगर को लोअर करता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इवन मेंटल हेल्थ जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिचुएशंस होती हैं उनको भी, सिम्टम्स को भी फाइट करने में हेल्प करता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाता है और ये इफ़ेक्ट किसको करता है? ये इफ़ेक्ट करता है जॉइंट पेन और ये सारी चीज़ों को, डैमेजेस को थ्रू आउट योर बॉडी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन अश्वगंधा का रोल इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने में भी देखा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो आपको जैसे पता है कि जम्मू कश्मीर का एक रीजन, एक पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1948 के अंदर जब एक वॉर हुई थी, एक ब्रीफ वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और वो एरिया POK जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है कि उसका जो रीजन है उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पहले ये गिलगित बल्तिस्तान एक ऑटोनोमस रीजन होता था लेकिन अभी रिसेंटली इसको 5th स्टेट जो है पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि एक नया स्टेटस दे दिया है, यानी कि उसकी ऑटोनॉमी काफ़ी हद तक रिड्यूस करके उसको एक नया स्टेटस का जो है वो दर्जा दे दिया है।
इसके पीछे बैकग्राउंड में ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लोग के आर्टिकल 370 की इंडिया ने जब रिपील की तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हमें भी गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रोविंस हैं उसको, मतलब जो एरिया है, ऑटोनोमस रीजन है, उसको एक प्रोविंस की कैटेगरी जो है बना देनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान के क्या जो है इंपॉर्टेंस हैं इंडिया और पाकिस्तान को, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इकोनॉमिकली ये रीजन बड़ा ही अच्छा रीजन है, काफ़ी रिसोर्सेज यहाँ में देखने को मिलती हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलप हो सकती है। मिलिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पीक्स माउंटेन रीजन्स ऐसे हैं जहाँ से हम स्ट्रेटिजिकली देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो मिलिटरली बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रीजन। और आपको जैसे पता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए, और काराकोरम हाईवे वहाँ से जो चाइनीज़ है वो पास कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मिलिटरली, स्ट्रेटिजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, काउंटर क्लेम और क्लेम करती हैं इस रीजन के ऊपर। और पाकिस्तान ने तो रिसेंटली इसको जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन पे जो है प्रमोट कर दिया है। इससे होगा क्या कि सुप्रीम एपेलेट कोर्ट जो था वो एबॉलिश कर दिया जाएगा और रीजन का जो इलेक्शन कमीशन होगा उसको पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और ये 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। पाकिस्तान के ऑलरेडी 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पंजाब और सिंध। और इसके बाद इंडिया का स्टैंड तो डेफिनेटली यही है कि इंडिया यही बोलता है कि पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट होता था वो इंडिया का ही एक इंटेग्रल पार्ट है बाय फुल वर्च्यू ऑफ इट्स फुल लीगल एंड इररिवोकेबल एक्सेशन। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, तो उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा रीजन हमारा रीजन है। इंडिया ने यह भी मेंटेन किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या उसकी जुडिशरी का कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, उसका कोई रूल नहीं है कि वो टेरिटरीज़ को उन्होंने इलीगली और ऑक्यूपाई करके जो है रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया क्लेम करता है लेकिन पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, और इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान के साथ एक लैंड रूट डेवलप हो रहा है जो चाइना का एक शिंगजिंग ऑटोनोमस रीजन है उसको कनेक्ट करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आप देख लीजिए मैप है पाकिस्तान का, और आगे चलते हैं। दो इंपॉर्टेंट नई स्कीम्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट न्यूज़ में थी। पहले न्यूज़ में क्यों थी ये देख लेते हैं। देखिए, एक सामाजिक अधिकारिता शिविर ये जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसके अंदर इन्होंने जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, एड्स हैं या असिस्टिव डिवाइस हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है टू द जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी और इवन सीनियर सिटीजन्स को अंडर 2 डिफरेंट स्कीम्स कॉल्ड आदिप और सीनियर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो पहले इन दोनों स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं क्या है ये दोनों स्कीम। पहले आदिप स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है वो उनको जो है वो ये अनफॉर्चुनेट है कि उनको हेल्प नहीं करती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हैं वो मेजॉरिटी को कंसिडर करके बनाई जाती हैं। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम उनको कुछ एडिशनल असिस्टेंस दें थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू अदर काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स, ताकि वो भी हमारे बाकी जो लोग हैं उनके तरह ही अपनी लाइफ को नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हील चेयर्स हैं, या फिर हमारे जो हेयरिंग एड हैं, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जैसे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकल्स हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सारी असिस्टेड जो है अप्लाइंसेस या असिस्टेड जो एड्स हैं उसमें जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो आडिप जो प्रोग्राम है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी नीडी डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए ये जो साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न एड्स एंड अप्लाइंसेस है इनको प्रमोट किया जाए, सो दैट ये जो लोग हैं इनकी फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन जो है वो हो सके, और इनकी जो इफ़ेक्ट है डिसेबिलिटी का वो रिड्यूस हो सके, और इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल एनहांस हो सके। इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें आधे प्रोग्राम की, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नोडल मिनिस्ट्री है, और एलिम्को एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो मैन्युफैक्चर करता है आर्टिफिशियल लिम्स को, और काफ़ी ज़्यादा NGOs हैं
जो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आधे प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ नीडी डिसेबल पर्सन ही इसको जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर सिटीजन इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए और सर्टिफिकेट इसके पास होना चाहिए। फाइनली इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इवन जो इनकम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस हैं उनकी भी इनकम 20,000 से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। सिमिलर प्रोग्राम हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और सीनियर सिटीजन्स की भी आपको पता है एज के पर्सपेक्टिव से उनके अंदर भी लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उनको भी वायोश्री योजना के अंदर ऐसे असिस्टेंट लिविंग डिवाइसेस जो है देने चाहिए। और ये पूरी की पूरी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से जो है फाइनेंस किया जा रहा है। और बेनिफिशरीज जो होंगे हर स्टेट के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, और थ्रू अ कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर्स चेयर करेंगे। एज फार एज पॉसिबल आपको जैसे पता है कि 30% ऑफ बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इनको बोला गया है कि 50% विमेन होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के जो ये करंट अफेयर्स हैं अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और जो भी स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आप PDF पे वो क्लिक कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ाइल मिल जाएगी। और अगर आपको पूरा फुल फ्लेज कोर्स ज्वाइन करना है ड्रीम IAS का, तो आप जो है वो कॉल कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।